नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हमारी ये सेकंड क्लास है जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास ली थी और आपने आई थिंक ले रखी होगी वो भी क्लास। अगर नहीं ली है तो प्लीज़ पहले वो जा कर के आप देखेंगे तो आपको ये वीडियो भी ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमने फैक्ट कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि जितने भी हमारे जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम लगाएँगे उसमें हम कुछ ना कुछ नया ही ऐड करेंगे। तो पिछला अगर आपने पहले से ही पढ़ रखा है तो आपका वो पार्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने पहली क्लास नहीं ली है तो प्लीज़ आप पहले जा कर के पहली क्लास ले लें। नहीं तो आप यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों को अगर हम साथ करेंगे तो उसमें थोड़ा हमारा बेनिफिट ज़्यादा होगा। चाहे तो आप एक बार उसे जा कर के देख सकते हैं, और आप एक क्लास को अगर 2-3 बार देख लेंगे ना डबल की स्पीड पे करके अभी, तो आपके लिए बेनिफिट होगा उसमें, क्योंकि जितने भी फैक्ट हैं वो आपको जनरली याद हो जाएँगे। तो आज हम इसी वीडियो में उसी तरीके से बात करेंगे। कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकेंगे जिन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, या फिर कुछ हमें और मेथड लगाए जा सकेंगे, वो सब लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हम पैट के सिलेबस पे ही बनाए गए हैं। जितने भी टॉपिक हैं इसमें कुछ टॉपिक हैं जो उनके आधार पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि अब ज्योग्राफी है तो इससे रिलेटेड हम गृह से रिलेटेड इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे, उससे नेक्स्ट किसी और पार्ट में। इस तरीके से हमने इन सारे पार्टों को डिवाइड किया है। ये हमारी टोटल 20 पार्ट होंगे। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले भी जो पहला पार्ट है प्लीज़ आप वहाँ जा करके ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, और इसमें हम अपना आज सेकंड क्लास शुरू करते हैं, यानी सेकंड प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो इसमें अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे अगर क्लास कोई लेता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आप किसी भी टॉपिक पे अगर क्लास चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अब अपनी हम क्लास शुरू करते हैं। चलिए अब हमारा आज इस क्लास का पहला प्रश्न है, और हम इस जैसा कि हमने पहले क्लास ली थी उसी के आधार पे हम नेक्स्ट क्लास भी लेंगे। जैसे कि इसमें जितने भी ऑप्शन हैं हम इन सब ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये भी आप 100% जानते हैं कि सेम क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ थोड़ा हट बच करके जरूर पूछा जा सकता है। मान लीजिए आकार के आधार पर, फिर क्रम के आधार पर, या कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, ये सब चीज़ें हम इन गिरोह की ट्रिक भी देखेंगे। चलिए अब हमारा पहला प्रश्न है। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अपना फीडबैक आप ज़रूर दिया करें। चलिए अब अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, आकार में सबसे बड़ा गिरे कौन सा है? या तो आप इस तरीके से भी लिखा पा सकते हैं प्रश्न प्रश्न को। देखो ये क्वेश्चंस कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम इसको डेट भी लिख करके लेकर के आऊँगा यहाँ पर इसको। तो आप बता सकते हैं, अगर आपको वैसे ही भरोसा हो सकता है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सब हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये एक जो सवाल हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी हम पीडीएफ में टाइप डेट भी टाइप करवा लेंगे। चलिए अब हमारा प्रश्न, अब अगर आप जानते हैं तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दें। प्रश्न है कि आकार में सबसे बड़ा गिरह कौन सा है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शनि, और ऑप्शन सी बृहस्पति, और ऑप्शन डी मंगल। तो इसका जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें। अगर नहीं जानते हैं तो देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बृहस्पति जो है आकार में सबसे बड़ा गिरह है। तो चलिए अब हम, जैसे मैंने इस वीडियो में वादा किया था कि मैं सारे ऑप्शंस पे आपको या तो कोई ट्रिक दूंगा या फिर इससे रिलेटेड कोई ना कोई फैक्ट जरूर मिलेगा आपको, जो नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होगी। तो चलिए अब हम गिरह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, समझते हैं गिरह के बारे में। इसका आंसर बृहस्पति होगा। चलिए अब हम गिरह के बारे में जानते हैं। चलिए अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं। देखो ये सब तो आप जानते ही हैं कि ये सारा किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये मैंने यहाँ पर कॉम्पिटेटिव, आप जानते हैं सभी के एग्जामों में पूछे जाने की संभावना होती है। तो हमने इसमें सारे गिरोह को, जितने भी गिरे हैं उन्हें याद करने की ट्रिक है, आकार में भी और दूरी के बढ़ते क्रम में भी। ठीक है, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन के बाहर अगर कोई हट बच के क्वेश्चन पूछे तो मेरी आशा यही है कि आपको यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो सकता हो। ठीक है, तो चलिए अब हम इन ट्रिक को देखते हैं, दोनों को, बढ़ती दूरी के आधार पर और आकार के आधार पर। ठीक है, अब ये जो डेट यहाँ पर टाइम लिखा है ना, ये यहाँ 4-6 ये जो डिजिट लिखी है, ये सब आपको जो गिरे हैं उनको आप जैसे रीजनिंग में सवाल सोल्व करते होंगे तो उसमें आपने डे को एक कोड दे रखा होगा। ठीक है, जैसे कि सोमवार 1, मंगल 2, इस तरीके से। तो उसी को हमने इसमें लगाने की कोशिश की है, और इस ट्रिक के बारे में आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से ला सकूँ। ठीक है, चलिए अब हम अगर देखें तो इस ट्रिक को पहले देखते हैं हम आकार में। आकार के घटते क्रम में ग्रे, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ठीक है, इसके लिए ट्रिक होगी 46 में अब पाएँ 523 का टॉक टाइम। देखो रिचार्ज से आप जोड़ करके अच्छे से याद कर सकते हैं।
तो इसलिए मैंने वो इसे बनाया कि 46 में अब पाएँ 523 का टॉक टाइम। अब मैं आपको एडजस्ट करना बताता हूँ और इसके बाद हम नेक्स्ट वाली बात करेंगे। देखो 46 में आपको सारे डिजिट अलग-अलग काउंट करने हैं, जैसे कि 4, 6, ए, बी, पी, 5, 2, 3, ठीक है? यानी 4 पे क्या आता है, आप डे से काउंट कर सकते हैं, ठीक है? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। यानी कि 4 पर हमारा क्या आता है, आई थिंक आप जानते ही होंगे, बृहस्पति। और 6 पर आता है हमारा शनि और ए से आता है हमारा अरुण, बी से आता है हमारा वरुण, पी से आता है पृथ्वी और 5 पर आता है, आप डे पे काउंट कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई भी ऐसी वो नहीं है कि अलग से, और जो ट्रिक यहाँ लगेगी वही यहीं पे लगेगी, ठीक है? जो रूल यहाँ पर फॉलो होगा वो यहीं पर होगा। तो 5 पर आएगा हमारा 6, ठीक है? सॉरी 5 पर आएगा हमारा शुक्र, 2 पर आएगा मंगल और 3 पर आएगा बुध, ठीक है? आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। एक बार मैं और बताता हूँ, देखो 4 पर आता है बृहस्पति, 6 पर आता है शनि, ए से अरुण, बी से वरुण, पी से पृथ्वी, 5 पर शुक्र, 2 पर मंगल और 3 पर बुध, यानी कि घटते क्रम में। यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, फिर आएगा शुक्र, फिर आएगा मंगल, फिर आएगा बुध, सबसे छोटा बुध। अब आपको कोई सा भी इससे रिलेटेड, आकार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब इसी तरीके से अब बहुत सारे बच्चे समझ भी गए होंगे इस ट्रिक को, और जिसने पहली क्लास ली होगी उन्हें तो और भी अच्छे से समझ में आ गई होगी ये। अब हम बात करें सेकंड की, तो बढ़ती दूरी में गिरे के क्रम की अगर बात करें तो इसमें जो ट्रिक है हमारी 35 पे 246। अब यहाँ पर टॉक टाइम जो मिल रहा था वो 46 में अब पाएँ 523 का टॉक टाइम मिल रहा था। अब जो है टॉक टाइम 35 पे 246 अब, ठीक है? तो 35 में अब 3 जो आएगा वो बुध का आएगा, यानी बढ़ती दूरी, यानी सूर्य के बाद जो गिरे का क्रम है उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। तो पहले जो बुध आएगा, फिर 5 पर आता है शुक्र, पी से आता है पृथ्वी, 2 से आता है मंगल, 4 पर आता है बृहस्पति और शनि आता है 6 पर, ए से अरुण, बी से वरुण, ठीक है? यानी कि सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? यानी कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, ये इसके बारे में पूछा जाता है। और कभी-कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से क्या जोड़ा गया संविधान में, ठीक है? या क्या बदलाव किया गया, इस तरीके से। तो इसका ऑप्शन ए होगा 1952 और ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी 1949। तो इसका जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और आप देखो क्लास का टाइमिंग अगर कुछ चेंज कराना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक खास करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपको इतना मटेरियल फ्री में मिल रहा है, आपको आप समझ ही सकते हैं इसमें मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ठीक है? तो इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दें। देखो इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें, नहीं तो इसका आंसर होगा सी, यानी 1951। यानी प्रथम संविधान संशोधन जो था वो 1951 में हुआ। चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, संविधान संशोधन के बारे में। चलिए अब हम जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है या संविधान संशोधन है उनके बारे में जानते हैं। तो देखो इसमें वही लेकर के आया हूँ मैं जो पीछे पीछे किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है? या उनसे रिलेटेड हैं, जो उनसे पूछे जाने की संभावना है। और एक-एक संविधान संशोधन में कई-कई प्रावधान जोड़े गए हैं। यहाँ पर जो मैं लेकर के आया हूँ वो एक-एक, दो-दो ही है, जैसे कि आप जानते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो आप कभी कहें कि केवल 9वीं अनुसूची या केवल राज्य का पुनर्गठन आयोग, और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो लेकर के आने की पूरी कोशिश की गई है। तो चलिए अब हम पहला प्रथम संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को देखें जो कि 1951 में हुआ। तो इसमें जो प्रावधान जोड़ा गया वो अनुसूची 9 जोड़ा गया, जिसे आप भूमि सुधार के नाम से जानते होंगे आई थिंक, ठीक है? आप जानते होंगे इसके बारे में। तो प्रथम संविधान संशोधन जो था वो 1951 में हुआ और जो जिससे प्रथम वही 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जैसा कि आप जानते हैं। सेकंड जो हम संशोधन की बात करें तो 7वां संशोधन की बात करेंगे जो कि 1956 में हुआ, और जो राज्य पुनर्गठन आयोग इसका प्रावधान था। और अगर 15वां, ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है? खास करके यूपी के एग्जाम में, आप दरोगा के एग्जाम में उठाकर देख सकते हैं, तो पूछा जा चुका है पीछे एग्जाम में। तो 15वां संविधान संशोधन की बात करें जो कि 1963 में हुआ, ये हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की उम्र जो थी वो 60 से बढ़कर 62 हो गई। कहने का मतलब ये है कि 15वां जब संविधान संशोधन अधिनियम हुआ आया, 15वां संविधान संशोधन 1963 के माध्यम से जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र जो है 60 से बढ़ाकर 62 कर दी। यानी कि अब 60 में ना होकर के 62 में वे रिटायर होंगे। पहले 60 की उम्र में वे रिटायर हुआ करते थे,
नेक्स्ट देखें तो 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ। देखो 8वीं अनुसूची में और भी बहुत सारी भाषाएँ जोड़ी, लेकिन सिंधी भाषा को लेकर के बहुत सारा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा, जो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, उसके माध्यम से। नेक्स्ट 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ, जिसमें प्रीबी पर्स की समाप्ति कर दी गई। आई थिंक इसके बारे में आप जानते होंगे। नेक्स्ट अगर हम स्लाइड देखें तो देखो इसमें अगर हम बात करें तो 31वां संविधान संशोधन 1972 या 73। देखो यहाँ पर इस बात का कहने का तात्पर्य ये है कि देखो कुछ एग्जामों में मैंने देखा तो उसमें 72 डेट मानी है और कुछ में 73 मानी है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में जनरली एक ही पाया गया, तो आप एक ही कोई सा भी आए तो आप उसको ध्यान रखना। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि मैं 72 लिखवा दूँ तो 73 वाला ऑप्शन गलत हो जाता है या 73 वाला 72, तो इस वजह से मैंने ये दोनों लेकर के आया। आपको जनरली एग्जाम में एक ही डेट मिलेगी तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। तो 31वां संविधान संशोधन 1972 या 73 में हुआ, जिसमें लोकसभा की सीटें पहले जो हुआ करती थी वो 525 हुआ करती थी, लेकिन इस संविधान संशोधन के माध्यम से अब जो है 545 हो गई। यानी कि जो 31वां संविधान संशोधन जो किया गया था वो लोकसभा की सीटों को बढ़ाने के लिए किया गया था, ऐसा आप इसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब 42वां संविधान संशोधन आप जैसे कि जानते हैं कि बहुत बड़ा संविधान संशोधन है, इसे कुछ उपाधियां दी गई हैं, तो आप इसके बारे में बताएं अगर जानते हैं तो। इसे कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं, जो कि 1976 में हुआ। बहुत ही ज़्यादा दोनों ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, संशोधन है, सॉरी आर्टिकल नहीं संशोधन है। ये 42वां संविधान संशोधन और 44वां दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़े हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगे वो मैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट लगा वो मैं लेकर के आया। अगर आप चाहेंगे कि इन दोनों पर अलग अलग क्लास हो तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ। देखो इसके बारे में कुछ उपाधियां दी जाती हैं, तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और ठीक है, इसमें 3 शब्द जोड़े गए और भाग 4 के भी जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ, इसके माध्यम से मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया, जो कि भाग 12 में जोड़ा गया। भाग 12 के अनुच्छेद 300 ए में जोड़ दिया गया, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रावधान था वो ये कि आपातकाल के बारे में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। ठीक है, ये दोनों ही जो संविधान संशोधन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बड़े भी हैं। तो इतनी छोटी सी वीडियो में इन सब चीज़ों पे बात करना थोड़ा सा गलत होगा। अगर आप चाहेंगे तो इस पर क्लास बना दी जाएगी फुल डिटेल में, और क्योंकि बहुत बड़े संविधान संशोधन है तो इसलिए इसे केवल जो इम्पोर्टेंट लगे या जो एग्जाम में पूछा गया है पीछे वही लाया गया। आप चाहेंगे तो इन दोनों ही संविधान संशोधनों पर वीडियो आपको मिल जाएगी, क्लास मिल जाएगी अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन जो हुआ 1985 में हुआ, जिसमें दल बदल कानून जोड़ा गया। ठीक है, और 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, जिसके माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि 3 वर्ष घटा दी गई। पहले जो मतदान किया जाता था वो 21 वर्ष की आयु में किया जाता था, लेकिन अब 18 वर्ष की आयु में किया जाता है। और 69वां संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसको दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया और एनसीआर बना दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 55 है। प्रश्न है कि बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अब जो अगर इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें 1924 या 20 के आसपास, तो देखो 1917 जो कि कलकत्ता अधिवेशन था उसमें कलकत्ता अधिवेशन 1917 था, उसमें अध्यक्षता जो थी वो एनी बेसेंट ने की थी। ये इसलिए हमारी इंपॉर्टेंट है कि जो कांग्रेस की अध्यक्षता महिला ने की थी प्रथम बार, वो यही था। ठीक है, स्वतंत्र भारत की, और ये स्वतंत्र भारत नहीं है। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें कानपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो सरोजनी नायडू जी ने की। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम बात करें कलकत्ता अधिवेशन 1920 की, सितंबर 1920 की, तो लाला लाजपत राय जी के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन हो रखे हैं कांग्रेस के, उसके पर वीडियो मिल जाएगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर बच्चे कभी इरिटेट हों, तो इसलिए शॉर्ट वीडियो में समझाने की कोशिश की जाती है।
देखो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या फिर कुतुब मीनार किसने स्थापित किया था या किसने निर्माण कराया था, इसके बारे में भी। तो चलिए अब इसका जवाब अगर जानते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में दें कि कुतुब मीनार की स्थापना या किसने स्थापित किया था। इसका ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, और ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी जवाहर जलालुद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी जो है गयासुद्दीन तुगलक है। तो इसका जवाब अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें। ये क्वेश्चन जो कि कई तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जिसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखो ये क्वेश्चन हमारे लिए कई तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका आंसर होगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब अगर सिंपली क्वेश्चन पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। ठीक है, और पूर्ण कराने वाला कौन था, वो इल्तुतमिश था, जैसे कि इस ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की मरम्मत कराने वाला कौन था, तो उसका अगर बात करेंगे तो वो फिरोज शाह तुगलक होगा। ठीक है, मैंने इसके बारे में सब कुछ बताया, और बख्तियार काकी के सम्मान में इसकी स्थापना की गई थी, कुतुब मीनार की। ठीक है, अब चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। इसका ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, अगर आप जानते हैं तो। नहीं जानते हैं तो इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने, यानी खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और इसका अगर हम प्रथम शासक भी इसी कहते हैं, ठीक है, संस्थापक भी इसी कहते हैं, स्थापनाकर्ता भी इसी कहते हैं। और इसका जो अगर आप बात करेंगे कि अंतिम शासक कौन था, तो वो मुबारक शाह था। ठीक है, इसका यानी कि खिलजी वंश की स्थापना जो थी वो जलालुद्दीन खिलजी ने की, और इसका अंतिम शासक मुबारक शाह था। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी जो होगा वो गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, तो आप ध्यान से सुने। ठीक है, पहले इसका जवाब दें तो गुलाम वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर जो होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। अब देखो गुलाम वंश को स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। ठीक है, और क्यूमर्स ने इसके अंतिम शासक था। अगर हम बात करें गुलाम वंश को, एक देखो मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें, वास्तविक संस्थापक जो है वो हमारा इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, अगर हम देखो दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर थोड़ा सा जाने, तो इसमें देखो कितने वंश दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें तो 5 वंश की बात की जाती है जनरली। ठीक है, गुलाम ये थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं और इसे याद भी करते हैं। तो देखो दिल्ली सल्तनत जो है उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है गुलाम वंश। ठीक है, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। इसके संस्थापक के रूप में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और मामलुक वंश या गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा तो इल्तुतमिश आएगा। ठीक है, समझते रहना, आप ध्यान से सुने प्लीज। यानी कि गुलाम वंश की अगर बात करें इसे हम मामलुक वंश भी कहते हैं। ठीक है, इसके संस्थापक की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, और अंतिम शासक गुलाम वंश का या मामलुक वंश का उसे क्यूमर्स को कहा जाता है। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो खिलजी वंश आता है। ठीक है, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक जो है अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ठीक है, अंतिम शासक मुबारक शाह। नेक्स्ट अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है, और अंतिम शासक जो है वो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश का जो संस्थापक माना जाता है खिज्र खां को माना जाता है, और अंतिम जो शासक माना जाता है वो अलाउद्दीन आलम शाह को माना जाता है। इसके बाद लोधी वंश का आता है। लोधी वंश का संस्थापक जो है वो बहलोल लोधी को माना जाता है, और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को माना जाता है। आप इसे रिपीट करके भी सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगर आप कहेंगे ना तो मैं आपको स्लाइड में ही आपको डेट भी लिखवा दूंगा कि किस किस एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है। यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है। तो इसका ऑप्शन ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 12वीं, और ऑप्शन डी 5वीं अनुसूची। तो इसका जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें। देखो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी यानी कि 7वीं अनुसूची होगा।
यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का जो प्रावधान की बात करता है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची बात करती है। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट अनुसूचियों के बारे में देखते हैं, जैसे पहली अनुसूची या 12वीं या 5वीं अनुसूची के बारे में। चलिए अब हम अपनी इंपॉर्टेंट अनुसूचियों के बारे में देखते हैं और इसे ही हम अभी इसी वीडियो में याद भी करेंगे। तो पहली अनुसूची जो है वो केंद्र और राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की बात करती है। सेकंड अनुसूची जो है वो उच्च अधिकारियों के वेतन की बात करती है। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि तीसरी अनुसूची शपथ की बात करती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर जितने भी उच्च अधिकारी या उच्च पद बचे उन सबकी शपथ की जो बात करती है वो अनुसूची 3 करती है और इन सब की जो है वो अनुच्छेदों में करती है, जैसा कि हम अभी आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारी चौथी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात करती है। पांचवी अनुसूची जो है वो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के संबंध में प्रावधान की बात करती है। नेक्स्ट अगर देखें हम तो छठी अनुसूची की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध की बात करती है। सातवीं अनुसूची जिसका विषय अभी जिसके बारे में हमारा अभी अब प्रश्न था कि सातवीं अनुसूची जो है वो संघ सूची है, जिसमें 3 सूचियों की बात की गई है। संघ सूची, राज्य सूची, सूचियां हैं। ठीक है, इसमें 3 सूचियां बात की गई है सातवीं अनुसूची में, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है, मैं एक बार और बता दूं, हालांकि आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। चलिए अब हम बात करें छठी अनुसूची की, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध की बात करती है। ठीक है, सातवीं अनुसूची सूचियां हैं, जिसमें 3 सूचियां हैं जिनके बारे में अभी हमने प्रश्न देखा था। तो इसमें 3 सूचियां कौन कौन सी है? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है, आठवीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो 9वीं अनुसूची है उसमें भूमि सुधार, इससे रिलेटेड अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा था। ठीक है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची आपको नगर पालिका से संबंधित है। इनसे रिलेटेड अभी हमने उस संविधान संशोधन में भी जिक्र किया था। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं इसे याद आप कैसे करेंगे। तो देखो आपको कीवर्ड देखने हैं केवल। ठीक है, प्रथम अनुसूची जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करती है। सेकंड अनुसूची वेतन की बात करती है। इस तरीके से आप याद करें। देखो जनरली आपको पता तो है ही कि उच्च अधिकारियों की बात की गई है। तीसरी अनुसूची शपथ की बात करती है। चौथी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करती है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के संबंध में प्रावधान की बात करती है। और छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध की बात करती है। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां दे रखी है। ठीक है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। आठवीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है। मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22 है। ठीक है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार को कहती है। 10वीं अनुसूची दल बदल। ठीक है, 11वीं पंचायत, 12वीं नगर पालिका। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। जिसका ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। तो देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 9 दिसंबर 1940। तो देखो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिसमें यह है कि देखो इसके पहली जो संविधान सभा की बैठक थी, वो प्रथम संविधान सभा की बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो वरिष्ठम होने के नाते सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, जेबी कृपलानी साहब की सलाह पर। ठीक है, आई थिंक इसके बारे में जानते होंगे आप। और ये पहली संविधान सभा की बैठक है, तो ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है। सेकंड इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है कि मुस्लिम लीग ने इस सभा का जो है बहिष्कार किया था। आप जानते होंगे इसके बारे में। और देसी रियासतें ने भाग नहीं लिया था। तो बहिष्कार जो किया था वो मुस्लिम लीग ने किया था, लेकिन जो देसी रियासतें जो थी उसने इस सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, इसका उद्देश्य था संविधान सभा का मसौदा तैयार करना, यानी कि ठीक है, इस संविधान सभा का उद्देश्य था। दूसरी संविधान सभा जो थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, इसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए, राजेंद्र प्रसाद जी बने। ठीक है, उपाध्यक्ष बने इसमें एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, और अगर हम बात करें 13 दिसंबर 1946 की, तो तीसरी संविधान सभा की बैठक जो थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई।
ठीक है? जिसमें 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, पेश किया गया और जिसकी स्वीकृति जो थी वो 22 जनवरी 1947 को की गई। ठीक है? आपको ये तीनों बैठकें समझ में आई होंगी। देखो, प्रथम संविधान संशोधन की जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वरिष्ठतम होने के नाते सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है? और ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये प्रथम बैठक है। सेकंड, मुस्लिम लीग ने इस बैठक सभा का बहिष्कार किया और देशी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई थी। ठीक है? इसका उद्देश्य था कि संविधान सभा का मसौदा तैयार होना। फिर दूसरी जो हुई 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया और उपाध्यक्ष कभी कभी के पूछ लिए जाते हैं तो एच सी मुखर्जी साहब को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और जिसकी स्वीकृति जो थी संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को किया गया। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आप बताएं। जैसे कि आपने एक विशेष चैप्टर देखा होगा आपने पेट में, जैसे कि बुद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में और जैन के बारे में, उनकी शिक्षाएं आदि के बारे में आपने सिलेबस देखा ही होगा। नहीं देखा है तो इसी चैनल पर सिलेबस की वीडियो अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपके सिलेबस में है। तो बताएं इसका जवाब, बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है कुशीनगर और ऑप्शन सी है लुम्बिनी और ऑप्शन डी है बोध गया। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो बोध गया में हुआ था। आई थिंक जानते होंगे आप इसके बारे में। चलिए अब हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सके होंगे मैं इसके बारे में बात करता हूँ। चलिए अब हम अपनी इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, के बारे में बात करते हैं। तो देखो, मैं ऐसी आशा करता हूँ ये 3 स्लाइड अगर आपने ध्यान से देख ली तो शायद इनसे भगवान बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बच पाएगा, क्योंककि इस 3 स्लाइड में मैंने सब कुछ भगवान बुद्ध के बारे में इसमें लिख रखा है, आप ध्यान से सुने। तो देखो, जन्म जो था बुद्ध जी का वो लुम्बिनी में हुआ 563 ईसा पूर्व में। इनकी माता का नाम महामाया था और पिता जो थे वो शुद्धोदन थे, कपिलवस्तु के शाक्य गढ़ राज्य के गढ़ राजा। ठीक है, और देखो इनकी माता जो थी वो, आप जानते हैं कि इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, जिस कारण की मौसी या विमाता ने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। तो आप ध्यान से सुनिए इन सब चीज़ों को, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ 563 ईसा पूर्व में और इनकी माता महामाया थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के बाद ही, तुरंत बाद ही। इनके पिता शुद्धोदन है। ठीक है, और इनकी जिन पालन पोषण किया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है मौसी। ठीक है, मौसी या कहीं कहीं पर पूछा जाता है विमाता, आपको दोनों ही याद रखने हैं, विमाता या मौसी। ठीक है, इनका नाम प्रजापति गौतमी था। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्ध की पत्नी जो थी वो यशोधरा थी और इनका पुत्र राहुल था। ठीक है, इनके गुरु जो थे अलार, कलाम और रुद्रक रामपुत्र थे। ठीक है, अब देखो कहीं कहीं पे आपको ये पूछेगा कि इनके गुरु कौन थे, और कहीं कहीं पर प्रथम गुरु और द्वितीय गुरु इस तरीके से पूछ लेगा। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं प्रथम गुरु में आपको अलार कलाम ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एक क्वेश्चन मैंने ये भी देखा था, इनके घोड़े का क्या नाम था। घोड़े का मतलब कि जिस रथ से ये गए थे, घर छोड़ा था इन्होंने, तो उस घोड़े का ही नाम पूछा है यहाँ पर कि घोड़ा जो था वो कंथक था और सारथी छंदक। ठीक है, देखो कुछ एग्जामों में मैंने छंदक देखा और कुछ इस एग्जामों में आपको छन्नक भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना। देखो, आपको चीज़ों को रिलेट भी करना है, ऐसा नहीं है कि जिसने जैसा बता दिया वैसा मान लिया। ठीक है, आपको उनसे रिलेटेड फैक्ट भी देखने हैं जो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, आपके लिए। नेक्स्ट, अगर हम गृह त्याग की बात करें तो 29 वर्ष की उम्र में, देखो मैंने स्लाइड में क्वेश्चंस के रूप में ले आया या आपको वन वर्ड के ले आया। इसमें मेहनत लगती है जैसा कि आप जानते ही हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें कलेक्ट करने में समय लगता है, तो आप समझ सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए आज अगर हम टारगेट की बात करें तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज चैनल सब्सक्राइब का कितना टारगेट होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उनका कमेंट दिखाएंगे और उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो अब गृह त्याग जो बात की गई थी वो 29 वर्ष की उम्र में की गई थी, जिसे महावीर निष्कर्मण कहा जाता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे। और ज्ञान, देखो गृह त्याग जो हुआ था वो 29 वर्ष की उम्र में हुआ था और ज्ञान प्राप्त जो हुआ था वो 35 वर्ष की उम्र में हुआ था बोध गया में। अब बोध गया कहाँ पर है, बिहार में। ठीक है, बोध गया में हुआ था ज्ञान प्राप्त, 35 वर्ष की आयु में बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे, बिहार में। अभी जो ये बोध गया जो है ना वो बिहार में है। ठीक है, बोध गया नाम था पहले इसका, लेकिन जब से भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो इसलिए बोध गया इसका नाम रख दिया।
प्रथम उद्देश्य जो था वो सारनाथ में दिया गया, जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है। यानी कि इनका गृह त्यागना महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अंतिम शिष्य जो था वो सुभद्र सुभद्र था, ठीक है। और मृत्यु जो हुई थी इनकी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट है, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, ये तीनों स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इनका ध्यान से एक बार सुने, ठीक है। आपको देखो ऑलरेडी लिखा हुआ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो आप बस ध्यान से सुने और पढ़ें, समझे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, ठीक है, जो कि महापरिनिर्वाण कहा गया। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा। और बुद्ध जी के द्वारा 4 आर्य सत्य बताए गए, दुख समुदाय और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाषा जो थी वो पाली थी, उपदेश की भाषा जो थी वो इनकी पाली थी। और 10 सील जो थे वो 10 दिए गए थे बुद्ध जी के द्वारा। और इनके त्रिरत्न थे बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा, देखो बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा ही कहते हैं, क्यों? क्योंकि इनका जन्म भी इसी डेट को माना जाता है, ज्ञान प्राप्ति भी और मृत्यु भी, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रतीक हैं, जैसे कि आपने जानते होंगे प्रतीक के बारे में। तो गर्भ में आना सफेद हाथी, ठीक है। यौवन सांड, जन्म कमल, और गिरे त्यागना घोड़ा, और ज्ञान पीपल वृक्ष, प्रवचन चक्र, निर्वाण पद चिन्ह, महापरिनिर्वाण स्तूप महा, ठीक है। इनके कुछ प्रतीक हैं, यानी कि गर्भ में आना। जनरली आपसे सीधे सीधे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि देखो, गर्भ में आना प्रतीक जो है वो सफेद हाथी है। नेक्स्ट यौवन जो है सांड है, जन्म कमल है, और गृह त्याग जो है वो घोड़ा है, और ज्ञान पीपल वृक्ष है, प्रवचन जो है वो चक्र है, और निर्वाण पद चिन्ह, और महापरिनिर्वाण जो है वो स्तूप है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो इस 3 स्लाइड से बाहर मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इनका विवाह जो हुआ था वो 16 वर्ष की आयु में हुआ था, और गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में हुआ था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुआ था, ठीक है। जन्म स्थान इनका लुम्बिनी, और ज्ञान प्राप्त स्थान जो है इनका बोध गया। और प्रथम उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया। गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, और मृत्यु जो है महापरिनिर्वाण कहलाता है। इनके कुछ प्रतीक हैं, गर्भ में आना सफेद हाथी, यौवन सांड, और जन्म जो है वो कमल, और गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल वृक्ष, प्रवचन चक्र, और निर्वाण पद चिन्ह, और महापरिनिर्वाण जो है वो स्तूप, ठीक है। इन तीनों स्लाइड को आप रिपीट मोड में भी देख लेंगे 2 की स्पीड से। पहले आप एक बार क्लास ले लिया करें, उसके बाद नेक्स्ट दोबारा से लिया करें ना, 2 डबल की स्पीड पर कर लिया करें, इससे आपको जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैसा कि इसका आंसर जो होगा वो बोध गया होगा कि किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। और हमने लुम्बिनी, कुशीनगर और सारनाथ इन सब के बारे में भी बात की। 3 स्लाइड में सब कुछ बता दिया। अब उसके बाद शायद कुछ बचता नहीं, अगर कुछ बचे तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये आपको मेथड कैसा लगा इसके बारे में प्लीज जरूर बताया करें। देखो जल्लीकट्टू जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक ग्रामीण खेल परंपरा है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में दें जवाब, ठीक है। जिसका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका आप जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में देखो, इसका आंसर जो होगा वो तमिलनाडु होगा, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जबलपुर, और ऑप्शन डी भोपाल, ठीक है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा हमारा भोपाल, ठीक है। चलिए कुछ, क्योंकि हमारा राजधानियाँ और मुद्रा भी टॉपिक है, तो इसलिए पहला इस क्लास में हम राजधानियों को कवर करेंगे इंटरनेशनल, उसके बाद मुद्रा के बारे में बात करेंगे। भारत की राजधानी किसी तीसरी वीडियो में बात कर लेंगे। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट देश और उनकी राजधानियां देखते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेक्स्ट वीडियो में हम मुद्रा की भी बात करेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। नेक्स्ट बांग्लादेश की राजधानी ढाका। यानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, नेपाल की राजधानी काठमांडू, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है, और रूस की राजधानी मॉस्को, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, और अमेरिका की राजधानी जो है वो वॉशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट चीन की राजधानी बीजिंग, इटली की राजधानी रोम, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो,
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, ठीक है। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। कभी-कभी आपको सिंगापुर सिटी भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वियतनाम, हनोई। और फिलीपींस की राजधानी मनीला, ठीक है। एक बार मैं और बताता हूँ। देखो, डबल बार बताने का मतलब जो होता है वो ये कि आप अगर हेडफोन लगा कर सुन रहे हैं वैसे भी तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, नेपाल की राजधानी काठमांडू, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जापान की राजधानी टोक्यो और रूस की राजधानी मॉस्को, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, चीन की राजधानी बीजिंग, इटली की राजधानी रोम है और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है, ठीक है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे और साथ में मुद्रा भी बात करेंगे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? जिसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 30 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32, ठीक है। अभी हम इन सारे ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे और पहले प्लीज आप इसका जवाब दें कमेंट बॉक्स में। देखो, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें अगर आप जानते हैं तो। देखो, इसका आंसर जो होगा वो अनुच्छेद 30 होगा, ठीक है। चलिए अब हम इन जो बाकी अनुच्छेद हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। देखो, अगर हम 32 की बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 32 में जैसे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है। चलिए अब हम पहले ना एक दो स्लाइड देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए अब हम इन स्लाइड को देखते हैं जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये जितने भी हैं सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21 ए, देखो 21 और 21 ए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार की बात करता है। कभी कभी आता है एग्जाम में कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के माध्यम से मिला है, तो अनुच्छेद 21 ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 23 की बलात्श्रम व मानव के दुर्व्यवहार का निषेध की बात करता है कि यानी कि किसी भी व्यक्ति के का अगर हम बलात्श्रम नहीं कर सकते और मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 24, सारे इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप बिल्कुल सीरियसली लें इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इस 24 जो है वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखाने में काम का निषेध, यानी 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा किसी भी कारखाने में काम नहीं कर सकता, ठीक है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की, देखो ये लाइन और ये दो लाइन, ठीक है। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, ठीक है। और कहीं कहीं पर पूछ लेता है कि धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो आप इसे दोनों को आप जोड़ें, ठीक है। अनुच्छेद 25 जो है वो अंतःकरण की और धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। अभी जो हमारा प्रश्न था वो था अनुच्छेद 30 को लेकर के, जैसे कि इसमें था कि अल्पसंख्यक वर्गों का शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार जो था वो अनुच्छेद 30 में कहा गया। नेक्स्ट 32 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 37 डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। 38 जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। और अनुच्छेद 39 ए, देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो, कुछ सभी पहले तो सभी बात मैं कहूँ तो पूरे संविधान की नॉलेज हमें सबको होनी चाहिए, लेकिन कुछ अनुच्छेद तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कि निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है, यानी कि आपको किसी भी, आप जानते हैं इसके बारे में कि आपको वकील फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा भारत सरकार की ओर से, तो उसी विषय में है ये आर्टिकल की अनुच्छेद 39 ए जो है वो निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है। कुछ हमें इंपॉर्टेंट और आर्टिकल देख लेते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 1 जो है वो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात करता है। अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों का नाम और परिवर्तन, राज्यों तथा पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन की बात करता है। अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समान समता या विधि का समान संरक्षण की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट 15 जो है धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 16वां अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद जो 16 है वो हमारा लोक नियोजन के विषय में
अवसर की समानता की बात करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की अंत की बात करता है। 18 जो है वो उपाधियों के अंत की बात करता है, लेकिन कुछ इसमें अपवाद देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हमारा सेना या शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 19 जो है वो वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 20 जो है वो दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। चलिए अब हम किसी नेक्स्ट क्लास में और आर्टिकलों को देख लेंगे। ऐसे धीरे-धीरे हम सारे आर्टिकल कंप्लीट कर लेंगे और पता भी नहीं चलेगा। इसी वजह से मैं कुछ-कुछ आर्टिकल सवाल के माध्यम से लेकर आया हूँ। अब देखो कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सवाल बहुत सरल है, लेकिन अब आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर हमने अनुच्छेद 30 को इस प्रश्न में लेकर के आए, लेकिन हमने कितने क्वेश्चन सोल्व किए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि हमने लगभग एक सवाल में टोटल 20 सवाल बनाए, ठीक है? यानी कि एक सवाल पूछा और 19 सवाल ये। अब हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया, अब आप समझ सकते हैं ये, ठीक है? चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1969 में भारत सरकार द्वारा कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है? ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और डिट्टो सेम ऐसे ही कई एग्जामों में आपको देखा होगा, ठीक है? जिसमें ऑप्शन ए है 10 बैंकों को और 6 बैंकों को, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 14 बैंकों को और ऑप्शन डी 16 बैंकों को। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, जानते हैं? अगर नहीं जानते तो इसका आंसर होगा सी, यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें और ये आई थिंक मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर याद कराऊंगा आपको। मेरी ऐसी आशा है कि आपको यहीं पर याद हो जाएगा ये। इसका अगर आप जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। देखो कुछ क्वेश्चंस आपको गलत भी करा सकते हैं आंसर, आपका आंसर सही याद होने के बावजूद भी। कहने का मतलब आप प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ा करें, ठीक है? इसमें ये पूछा गया है कि 3 राज्य तो ऐसे होंगे जिनमें विधान परिषद होगी, लेकिन एक राज्य ऐसा होगा जिनमें विधान परिषद नहीं होगी। तो उस पर आप ध्यान से पढ़ें कि इसका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जवाब आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें। देखो इसका आंसर जो होगा वो मध्य प्रदेश होगा। कहने का मतलब कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है और बाकी तीनों में विधान परिषद है। चलिए अब हम इनको याद करते हैं कि कितने राज्यों में भारत में विधान परिषद है और उन्हें याद कैसे किया जा सकता है, ट्रिक भी देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि विधान परिषद जो है वो कितने राज्यों में है, उसकी ट्रिक देखते हैं। तो देखो वर्तमान में जो है केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है और इस ट्रिक के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, मैं ऐसी गारंटी लेता हूँ आपसे, ठीक है? 100% आपको याद हो जाएगा, बस आपको ध्यान से सुननी है क्लास, ठीक है? और जो कौन-कौन से राज्य हैं पहले अगर हम उसको देखें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, यानी इन 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है अभी वर्तमान समय में, ठीक है? तो उसकी जो ट्रिक होगी वो तू भी मजा कर, यानी 30 है तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, मजा से मैं से महाराष्ट्र, ठीक है? और ए से आंध्र प्रदेश, के आर से कर्नाटक, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और बताऊं कि देखो विधान परिषद जो है वर्तमान समय में 6 राज्यों में इस समय मौजूद है, ठीक है? जिसकी ट्रिक होगी तो भी मजा कर। मैं पहले अगर राज्य की बात करें तो ये है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, यानी ये वे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद उपस्थित है मौजूद है इस समय। जिसकी ट्रिक होगी तू भी मजा कर। इसमें टी से होगा तेलंगाना, यू से होगा उत्तर प्रदेश, बी से होगा बिहार, एम से होगा महाराष्ट्र और ए से होगा आंध्र प्रदेश, के आर से होगा कर्नाटक, ठीक है? चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और इन सब चीज़ों के लिए मेहनत लगती है तो प्लीज़ आप इसका फीडबैक आप जरूर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कुछ जाता नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि रूपकुंड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उत्तराखंड और ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मेघालय, ठीक है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। देखो जिसका आंसर होगा उत्तराखंड, अगर आपको नहीं पता तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें और ये प्रश्न जो होगा वो आपका HW होगा, यानी कि इसका आप ये होमवर्क है आपका, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और देखो मैं यही तरीका आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको
और भी चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है? आपको ये मेथड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और आप किसी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अपना आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ठीक है? इसमें कोई आपका कुछ जाता नहीं है, ना ही ज़्यादा कुछ वो करता, ठीक है? तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, नहीं तो हम इसका जवाब की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? जो हमारा थर्ड पार्ट होगा, यानी प्रैक्टिस सेट थर्ड होगा, और इसी चैनल पर यूपीएसआई और कांस्टेबल को लेकर के भी चल रहे हैं, और पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी इसी चैनल पर प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो आप वहाँ जा करके उसमें जुड़ सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दें। और आप किसी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।